चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंप्लीट किया था अपना मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर बेटा। ओके चलो, और फिर कल लास्ट लेक्चर में मैंने कहा भी था कि आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो बेटा, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके देखो बच्चों, क्या होता है इस चैप्टर में, क्या हमें पढ़ना है, कैसे करना है। ओके सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा ठोस अवस्था। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। ओके चलो बच्चों, क्या होता है बेटा, देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे होता है, वन बाय वन बात करते हैं बच्चों। देखो सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था, नाम से पता चल रहा है ये क्या है, किसी सबस्टांस की पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी पदार्थ की अवस्था को दर्शा रहा है। और वो स्टेट या अवस्था कौन सी है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ओके अगर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम बात करें तो हमें पता है बच्चों, नॉर्मली सबस्टांस क्या होता है, तीन फॉर्म में शो होता है। ओके नेचर में कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो हमें हार्ड फॉर्म में शो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड है। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो हमें लिक्विड फॉर्म में शो होते हैं, जैसे वाटर होता है बेटा, वो क्या होता है, लिक्विड नेचर का होता है, तो ये लिक्विड स्टेट। क्लियर। और कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो क्या, गैसेज पार्टिकल, जैसे एटमॉस्फेरिक गैसेज है, ये क्या है, गैसेज स्टेट है। ओके तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नेचर में अगर हम बात करें तो सबस्टांस अलग अलग फिजिकल स्टेट में शो होते हैं, कुछ होते हैं बहुत हार्ड फॉर्म में यानी सॉलिड में, कुछ लिक्विड फॉर्म में और कुछ गैसेस फॉर्म में। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या, सबस्टांस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो अलग अलग फिजिकल स्टेट में शो होते हैं, बच्चे के दिमाग में है कि सर इनका मेन रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है। अरे कोई भी सबस्टांस है, कोई भी पदार्थ है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में इनके होने का मेन रीजन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा, अंतर आणविक आकर्षण बल। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो नॉर्मली अगर अपन बात करें सॉलिड में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतराणविक आकर्षण बल। यानी कहने का मतलब क्या, पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखने वाला फोर्स। आ गया समझ में। तो मैंने क्या कहा, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो पार्टिकल क्या फिक्स पोजिशन में होता है, यानी ये अपनी पोजिशन में चेंज नहीं कर सकता। अरे सिंपल सी बात है, किसी बच्चे को चारों तरफ से हम बांध दे बेटा, आगे से पीछे से राइट लेफ्ट हर डायरेक्शन में क्या करें, इसे बांध दे, तो अपनी पोजीशन से मूवमेंट कर सकता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से उसे अपने बांध रखा है, तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर पाएगा। सॉलिड में सेम यही कंडीशन होती है क्या, कि कोई भी पार्टिकल होता है वो अपने चारों तरफ क्या, कई सारे पार्टिकल से स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, प्रबल रूप से बंधा हुआ होता है, इस वजह से वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर पाता और सबस्टांस हार्ड फॉर्म में शो होता है। क्लियर। ठीक है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि जो सबस्टांस होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड्स के कंपैरिजन में कुछ कम होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े कम होते हैं। इस वजह से क्या, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर की बात करें बेटा, जैसे मान लो एक गिलास वाटर है, उसको अपन फ्लोर पे गिराए तो क्या होगा, एक गिलास वाटर देखो जहां पर पार्टिकल गिरेंगे वहीं पर फिक्स हो जाएंगे, ऐसा है क्या, नहीं। हमें पता है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक गिलास वाटर वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, नहीं, लेकिन एक फिक्स डायमीटर जरूर होता है कि यहां से लेकर वहां तक वो पार्टिकल मूवमेंट शो कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या थोड़ा कम है बेटा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं लिक्विड। क्लियर। ठीक है। गैसेज की हमने बात की, तो गैसेज में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या कम होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है बेटा। और मैंने क्या कहा, जब पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, उनको बांध के रखने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, वो अपनी मर्जी से रैंडमली इधर उधर मूवमेंट शो करेगा, नहीं करेगा, करेगा। इसी वजह से गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं बेटा, यानी हर डायरेक्शन में। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सॉलिड
स्टेट जो होती है, सबस्टांस की जो सॉलिड फेज है, ठोस अवस्था है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल फिक्स पोजीशन में रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होने से वजह से। क्लियर? ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या एक डेफिनेट रेंज तक मूवमेंट शो कर सकते हैं। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स थोड़े से वीक होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, तो पार्टिकल मूवमेंट शो कर सकते हैं। क्लियर? गैसेज मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। इस वजह से क्या अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत कम है तो क्या होगा बेटा? पार्टिकल इजीली रैंडमली हर डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि उनको बांध के रखने वाला, एक जगह फिक्स रखने वाला फोर्स नेग्लिजिबल बहुत कम है। इस वजह से वो रैंडमली मूवमेंट शो करेंगे, एक जगह फिक्स नहीं रह सकते। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या होंगे? सबस्टांस को 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? ठीक है। और सबस्टांस को तीनों फिजिकल स्टेट में डिवाइड करने का मेन बेसिस क्या है, मुख्य आधार क्या है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल। क्लियर? ठीक है। और एक बात जरूर दिमाग में सेट रखना बेटा, क्या कुछ भी आपसे बोला जाए सॉलिड में ऐसा क्यों होता है, लिक्विड में ऐसा क्यों होता है, गैस में ऐसा क्यों होता है, आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तो ठीक है, वरना एक रामबाण आंसर बेटा याद रखना, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण। मैंने क्या कहा? कुछ भी आपसे पूछे सॉलिड में ये क्यों होता है, लिक्विड में ये क्यों होता है, गैस में ऐसा क्यों होता है, आपको एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, वरना ऑप्शन कौन सा कर देना? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण। ओके? बच्चा कहेगा सर क्यों? तो चाहे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कैसी भी प्रॉपर्टी हो, कैसा भी गुणधर्म हो, उसका जो मूल रीजन होगा बेटा, ठीक है, यानी मुख्य कारण होगा, वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ही होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हम 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करें तीनों फिजिकल स्टेट की, जैसे अपने बात की है जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। ये फर्स्ट चैप्टर होता है बेटा सॉलिड स्टेट, ओके। सेकंड चैप्टर होता है लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन, जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और तीसरा होता है गैसेज स्टेट, जो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होता है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे सबस्टांस को 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर हमें मेनली किस में पढ़ना है बेटा? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। क्लियर? चलो बेटा, अब अपने पॉइंट पर आते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट तो क्या कहेंगे? द फेज ऑफ एनी सबस्टांस है। इनकी बेसिक थीम क्या है मैंने बताई है, ओके। तो इसके बेसिस पे क्या कहेंगे? The phase of any substance in which constituent particles are closely packed with strong intermolecular attraction force called as solid state। क्या कहा? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा सघन संकुलित होते हैं, प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं क्या कह सकता हूं बेटा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। पहली बात तो ये वर्ड आ रहा है बेटा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी अवयवी कण का मतलब क्या है? यानी पूरी जो स्ट्रक्चर है, सबस्टांस है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन पार्टिकल्स को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कण। क्लियर? और ये जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है बेटा, वो क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है बेटा। समझ में आया? मैंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या कहेंगे? क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्या कहें? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज। ओके, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में इसकी डेफिनेशन लिखी है कि सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं? यानी वो फेज, किसी सबस्टांस की वो अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा सघन संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक्ड यानी प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट का मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग ये है कि सबस्टांस की वो फेज जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अवयवी कण यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं, सघन रूप से संकुलित होते हैं परबल अंतराणु आकर्षण बलों द्वारा, उसे क्या कहेंगे सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। क्लियर, ठीक है बेटा। अब अगर बेसिकली मैं बात करूं बच्चों तो एक बात तो श्योर है कि पूरे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मतलब किसके बारे में, ये सॉलिड के बारे में बेटा। क्लियर, तो बेसिकली आपको आइडिया होना ही चाहिए कि सॉलिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कैसे होती है बेटा, क्योंकि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही बनता है सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो बेटा सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है शॉर्ट एंड स्वीट में अगर अपन बात करें तो देखो बेटा वन बाय वन क्या कहेंगे। देखो बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करूं तो हमें पता है बेटा इनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होते हैं बेटा। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो हमें पता है बच्चों अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो सीधी सी बात है अगर अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो पार्टिकल पास पास होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा। अट्रैक्शन फोर्स अगर हाई है तो पार्टिकल पास पास आएंगे, तो ये बताओ पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी बेटा। बात समझ में आई क्या? तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई, तो क्या कहेंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्या कहा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लो। ओके, यस और नो। मैंने क्या कहा है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, यानी अंतराणु आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं तो अंतराणु दूरी क्या होगी, कम होगी बच्चों। क्लियर, मैंने क्या कहा, सभी का बेसिक मूल रीजन क्या होगा बेटा, मुख्य कारण क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही होगा बेटा। क्लियर, बात समझ में आई क्या? एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं इनकी डेंसिटी और हार्डनेस के लिए तो मैं क्या कह सकता हूं, डेंसिटी यानी क्या कहेंगे, डेंसिटी एंड हार्डनेस आर वेरी हाई। क्या कहा, डेंसिटी एंड हार्डनेस आर वेरी हाई, यानी इनके घनत्व और कठोरता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने क्या कहा था, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली हम इस बात को समझ सकते हैं। क्यों, डेंसिटी का पहली बात तो मतलब क्या होता है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो होता है, यानी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर, अगर इसको वॉल्यूम को पर यूनिट वॉल्यूम अगर मानूं, प्रति इकाई आयतन मानूं, तो मैं क्या कहूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यस और नो। क्लियर, अरे क्या कहा, V को अगर 1 मान लूं तो W किसके बराबर, D के बराबर। कहने का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है, जितना द्रव्यमान होता है, उतना ही घनत्व होता है। इसका मतलब सॉलिड में हमें पता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो पार्टिकल पास पास होंगे। क्लियर, पार्टिकल अगर पास पास होंगे तो सीधी सी बात है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, और पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो क्या होंगे, मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे अपन सिटी और विलेज की अपन बात करते हैं तो नॉर्मली कई जगह हमने एक वर्ड सुना है क्या, कि सिटी में, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है। सुना नहीं सुना, प्रैक्टिकली समझ सकते हो बेटा कैसे? बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, नॉर्मली अगर हम विलेज में देखें, छोटे मोटे गांव में देखें तो वहां पर क्या होता है, बच्चा कहेगा सर उनके तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली देखिए सिटी में हर पेरेंट्स के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, मैक्सिमम 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं। गांव में तो नॉर्मली पेरेंट्स के 5-5, 6-6, कई 8-10 तक टिका देते हैं। तो क्या होता है कि सर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बेटा उनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, उनका एवरेज ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अरे नॉर्मली सिटी में क्या होता है, सिटी में हमें पता है बेटा घर बहुत पास पास होते हैं, देखा होगा, अरे घर के ऊपर घर, आगे घर, पीछे घर, दाएं घर, बाएं घर, जगह भी नहीं होती, एक लिफ्ट के थ्रू आना जाना होता है बेटा, क्योंकि
इतना स्पेस ही नहीं होता। ओके, नॉर्मली गांव में हमने देखा होगा तो क्या एक घर यहाँ पे, फिर काफ़ी दूर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर, ऐसे करके क्या होता है, यानी काफ़ी बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर गाँव में हम देखें तो पूरा गाँव मान लो अगर 5 किलोमीटर के एरिया में फैला है, तो बच्चों उस 5 किलोमीटर के एरिया में सपोज करो मान लो 100 हाउस है बेटा, ठीक है, 100 घर है, उसमें जितनी पब्लिक रहती है, आपने सिटी में देखा होगा नॉर्मली एक कॉलोनी में उतने घर मिल जाते हैं, थोड़े से एरिया में मैक्सिमम है 1 किलोमीटर के एरिया में उतने घर मिल जाते हैं और उससे ज़्यादा पब्लिक मिल जाती है, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, देखा होगा बेटा कितनी पब्लिक उनमें रहती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, गांव में क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स करूं तो देखो बेटा कि पर यूनिट वॉल्यूम में, सपोज करो जैसे मान लो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मान लो 1 किलोमीटर का एरिया मैं फिक्स कर लूं, तो गांव में अगर मैं देखो तो 1 किलोमीटर के एरिया में मैक्सिमम क्या होंगे, 2 या 3 घर हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम मान लो 20-30 पीपल रह सकते हैं। वही सिटी में अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर एरिया में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हम देख सकते हैं 100 के समथिंग घर मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या, पब्लिक भी उनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, 400-500 के समथिंग, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम की बात करूं तो सिटी में क्या होता है, पब्लिक ज़्यादा होती है, पब्लिक ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, डेंसिटी अपने आप ज़्यादा होगी। क्लियर, इसलिए तो बोलते हैं सिटी में, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है, समझ में आ गया, वही रीज़न बेटा यहाँ है। सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है तो पार्टिकल पास होंगे, पार्टिकल पास होंगे तो क्या कहेंगे, जहाँ लिक्विड और गैस में मान लो कोई पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम आपने ले लिया, इसमें मान लो 10 पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप है, बाकी के पार्टिकल बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिक्स एरिया या वॉल्यूम फिक्स कर लिया, इसमें मान लो 10 पार्टिकल है। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो क्या होगा, पार्टिकल पास होने से उसी एरिया या वॉल्यूम में समथिंग मान लो 100 पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसी एरिया या वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो कॉमन सेंस है मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी बेटा। क्लियर, और हमें पता डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हार्डनेस अपने आप ज़्यादा होगी। ओके, हार्डनेस ज़्यादा क्यों होगी, प्रैक्टिकली समझ सकते हो बेटा। ये बोतल है, इस बोतल की बात करूँ तो देखो अगर मान लो ये बोतल फुल नहीं है बेटा, हाफ फिल्ड है, जैसे मान लो आधी भरी है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा हार्ड है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। लेकिन इस बोतल को हम पूरा पैक कर दे बेटा, फिर मान लो पूरा पानी से भरकर पैक कर दे तो क्या होगा, अरे हार्ड होती नहीं होती है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है पार्टिकल ज़्यादा होने से क्या होगा, उसकी हार्डनेस अपने आप बढ़ जाती है। यस और नो, क्लियर। तो क्या कहेंगे, डेंसिटी और हार्डनेस दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। एक पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं बेटा, शेप एंड वॉल्यूम की अगर अपन बात करें बेटा तो क्या कह सकते हैं, शेप एंड वॉल्यूम, क्या कहेंगे, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनिट। क्या कहा, यानी शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं, यानी आकृति व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं सॉलिड में। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं बेटा, क्या कहा, सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट होगा, यानी आकृति और आयतन निश्चित होगा। कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है बेटा, देखो समझना इस बात को। ये मार्कर है, सॉलिड फॉर्म में है बेटा, इसको मैंने हाथ पे रखा है, हमें पता नॉर्मली मैं बात करूं इस मार्कर की शेप कैसे है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर के जैसा है, इसे मैंने हाथ पे रखा है तो भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, इसको मैंने टेबल पे रख दिया तो भी क्या हो जाएगा, ऐसा है क्या, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा, नहीं, ये सिलेंड्रिकली रहेगा। अगर मैं इसे टेबल पे भी रख दूं तो इसका मतलब क्या है, ये जहां पर मेरे हाथ में जैसा है सिलेंड्रिकल शेप में, टेबल पे भी वैसा ही रहेगा। इसका मतलब इसकी शेप में चेंज हो रहा है क्या, नहीं बेटा, डेफिनिट है। बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं हो रहा, बात रीजन वही है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा हाई है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल रहेगा, इसका मतलब शेप यानी आकृति डेफिनिट निश्चित होती है। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर बात करूं बच्चों, देखो बच्चा कहेगा सर चेंज कैसे हो सकता है, चेंज की बात करूं जैसे इस वाटर की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो इस वाटर को अपन ने क्या किया, अगर इस मान लो बोतल में फिल कर रखा है तो हमें पता बोतल की शेप अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो ये भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकली होगा। क्लियर, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा बॉक्स है, क्यूब की फॉर्म में मान लो कोई बॉक्स है बेटा, ओके, मैंने इस वाटर को क्या उसमें फिल कर दिया तो ये बताओ क्यूब जो बॉक्स जैसा था क्यूब की शेप में, हमें पता वाटर मॉलिक्यूल की शेप भी वैसी होगी नहीं होगी, अरे वो भी क्यूब की फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब इस वाटर की अगर मैं बात करूं तो देखो
देखो बेटा, पहले ये इस बोतल के अंदर तो सिलेंड्रिकल शेप में था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही मैंने किसी दूसरे क्यूबिकल बॉक्स में अगर इसे मान लो ट्रांसफर किया है तो ये भी क्यूब की शेप में आएगा, नहीं आएगा? आएगा। शेप चेंज हो गई, यस और नो। लेकिन मार्कर की बात करें ऐसा नहीं होगा। इस बोतल के अंदर अगर सिलेंड्रिकल है तो किसी बॉक्स के अंदर रख दूं तो भी सिलेंड्रिकल ही होगा। क्यों? पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतने ज्यादा हाई है कि वो पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते, तो शेप में चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। बात करें वॉल्यूम कि सर इनका वॉल्यूम डेफिनिट यानी निश्चित कैसे होता है, तो पहले अनडेफिनिट कैसे होगा। इजी वे में समझो, अगर मैं कोई गैस का एग्जांपल लूँ, कोई गैस है बेटा, मान लो जैसे इस गैस को मैंने बोतल में फिल किया, इस बोतल में, इस बोतल का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो गैस का वॉल्यूम भी कितना होगा? 1 लीटर ही होगा, क्योंकि गैस में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो जितना वॉल्यूम मिलता है पूरे को कवर कर लेते हैं गैस स्टेट में। एक एक चीज़ हमने पढ़ी है, याद है ना? इसका मतलब बोतल का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है बेटा, तो गैस का वॉल्यूम भी वही होगा। अब मैंने बोतल को ओपन करके मान लो किसी 10 लीटर के बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया, तो हमें पता है अब गैसेस मॉलिक्यूल को 10 लीटर वॉल्यूम मिला है, तो पूरे को कवर करेंगे, नहीं करेंगे? पूरे को कवर करेंगे। क्यों? बांध के रखने वाला, पास पास रखने वाला कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं, तो रैंडमली जितना एरिया मिलेगा, इतना एरिया या वॉल्यूम मिलता है, पूरे को कवर कर लेते हैं। यस और नो? इसका मतलब जैसे मैंने गैस का एग्जांपल दिया, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा सॉलिड की बात करें, तो हमें पता, मान लो ये जो मार्कर है इसका वॉल्यूम आपसे बोला जाए 10 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने क्या कहा? इसका वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको मैं बोतल के अंदर रखूंगा तो भी क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। अगर मान लो किसी बॉक्स में रख दूं तो भी क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? नहीं। रीज़न वही है, पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा हाई है कि वो अपनी पोजिशन में चेंज नहीं कर सकते, और अगर वो पोजिशन में चेंज नहीं कर सकते तो वॉल्यूम में चेंज होगा क्या? नहीं होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो शेप एंड वॉल्यूम क्या? डेफिनिट। ओके, ठीक है बेटा। एक पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं इनका, यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन वेरी हाई। ओके, यानी क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, हीट ऑफ फ्यूजन गलन की उष्मा वेरी हाई, बहुत अधिक होते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे, सीधी सी बात है बेटा, जैसे हम आइस की बात करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, गलाते हैं, तो देखा होगा हमें करना ही क्या होता है? हम हीट देते हैं और आइस के जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ब्रेक हो जाती है, सभी वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, तो आइस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। क्लियर? ठीक है बेटा। या फिर वाटर को हम मेल्ट किया क्या, जैसे वेपराइज करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इसी कहते हैं बेटा, क्या? जिस पर लिक्विड क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यस और नो? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों बोलते हैं? इस टेम्परेचर पर क्या होता है? वाटर लिक्विड से वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस पर होता है क्या है? पार्टिकल के बीच में गैप इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में आने लग जाते हैं या कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, यानी चाहे हमें मेल्ट करना हो या वेपराइज करना हो, अरे पिघलाना हो चाहे वाष्पीकृत करना हो, दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं? हीट देते हैं, और हीट देते हैं तो वो क्या करेगा? सबस्टांस हीट को गेन करता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। यस और नो? अब वही बात मैं करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के लिए क्या कहेंगे बच्चों? हमें पता है अगर इसे मेल्ट करना है, चाहे पिघलाना है या फिर उसे वेपराइज करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है इसे हीट देनी पड़ेगी और पार्टिकल को अलग अलग करना पड़ेगा। और हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो सीधी सी बात है हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यस और नो? अरे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो हीट ऑफ फ्यूजन, इन सभी की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक है तो थोड़ी सी हीट में क्या हो जाएंगे? पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा? ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए। यस और नो? ठीक है बेटा। जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने क्या कहा, मैंने इसे लूजली पकड़ रखा है बेटा, यानी बहुत हल्के से, तो क्या होगा? कोई भी मेरे हाथ से अगर मार्कर छीनना चाहे तो थोड़ा सा फोर्स लगाकर छीन सकता है, यानी इससे अलग कर सकता है। यस और नो? लेकिन मैंने इसे बहुत टाइटली पकड़
रखा है बेटा अच्छे से, तो क्या होगा, उसे यहाँ से छुड़वाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वही बात है बच्चों, क्या सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या कि पार्टिकल को दूर दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होगी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, क्या कहा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वेरी हाई। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी ये जो यांत्रिक सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, बहुत उच्च होती है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, यानी मैकेनिकल यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से एनर्जी, मैकेनिकल यानी फिजिकली मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं कि पार्टिकल को मैं ब्रेक कर सकूं, यानी अलग अलग कर सकूं, सबस्टांस को ब्रेक कर सकूं, पार्टिकल को अलग अलग कर सकूं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्या होगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को झेलने की उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होती है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य। ओके, हमें पता है सॉलिड सबस्टांस है, पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई है, अगर मुझे पार्टिकल को अलग अलग करना है, सबस्टांस को ब्रेक करना है, तो वही बात है बीच के बॉन्ड ब्रेक करने ही पड़ेंगे। और अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसका मतलब पार्टिकल्स को अलग करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी को बोलेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। यस और नो? क्लियर? तो क्या कहेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा, उच्च होती है। क्लियर? ठीक है बेटा, एक मैं बात कहूं बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी लो। मैंने क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, वेरी लो, यानी विसरण की दर बहुत कम होती है। ओके, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली समझ सकते हो। पहली बात तो डिफ्यूजन गैसेस स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर में कई जगह ये नाम आता है, मैंने डिटेल से बताया भी है। डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे, पार्टिकल का अपनी पोजीशन से ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना। क्या कहा, पार्टिकल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसे बोलेंगे अपन डिफ्यूजन, विसरण। बात समझ में आई? क्या कहा, पार्टिकल अपनी पोजीशन से यानी दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफर हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर? अगर गैसेस पार्टिकल की बात करें तो बहुत आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, तो कोई बांध के रखने वाला फोर्स नहीं है, पार्टिकल इजीली दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। के लिक्विड की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस से थोड़ी कम होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स जरूर होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देगा। इसीलिए तो अपन ने कहा थोड़ा सा वाटर गिराते हैं तो क्या पूरी दुनिया में फैल जाएगा? क्या नहीं, एक डेफिनेट रेंज तक ट्रांसफर हो पाता है। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स एकदम जीरो नहीं है, थोड़े बहुत जरूर है बेटा। ओके, ठीक है। लेकिन सॉलिड की मैं बात करूँ, सॉलिड में हमें पता है, मान लो को सॉलिड सबस्टांस आपने रखा है, तो उसके पार्टिकल मार्कर को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये इजीली इसके पार्टिकल इसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? नहीं, जब तक बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अपन इसे बाहर से ट्रांसफर नहीं करे। इसका जैसे मान लो ये चौक है बेटा, चौक है तो कई सारे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल इजीली इसको छोड़कर जा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हाई है कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। जब तक बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी जाए बेटा, तब तक पार्टिकल ट्रांसफर होंगे क्या? नहीं, यही बात बोली जाती है। क्यों? रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी लो, इसका मतलब विसरण की दर बहुत कम होती है, यानी पार्टिकल का अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसफर होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। क्यों होती है? बेसिक रीजन वही है, अट्रैक्शन फोर्स का बहुत ज्यादा हाई होना। क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन क्या कह सकते हैं, अनकंप्रेसिबल नेचर। मैंने क्या कहा बच्चों? अनकंप्रेसिबल नेचर, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, असंपीड्य प्रवृत्ति। अनकंप्रेसिबल होते हैं। पहली बात तो गैसेस स्टेट में डिटेल से हमने पढ़ा है कंप्रेसिबल क्या होता है। कंप्रेस हम कई जगह यूज करते हैं, संपीड़न, कंप्रेस करना, संपीड़ित करना, यानी प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को कम कर देना। मैंने क्या कहा, कंप्रेस का मतलब क्या, दाब बढ़ाकर आयतन को कम कर देना। सीधी सी बात है, मान लो कोई जैसे कंटेनर है बेटा, ठीक है, उसमें गैसेस पार्टिकल फिल है, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो गैसेस के पार्टिकल पास पास आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अरे सीधी सी बात है, गैसेस पार्टिकल में गैप बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई
करूँ तो पार्टिकल को पास पास लेके आ सकते हैं। अगर पार्टिकल पास पास आएंगे तो सीधी सी बात है, पहले जहाँ इतना वॉल्यूम कवर कर रहे थे अब इतना वॉल्यूम कवर करेंगे, वॉल्यूम में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। अगर प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबल नेचर, संपीड़न की प्रवृत्ति। ओके ठीक है, लेकिन ये मैंने किसका एग्जांपल लिया है? गैस का। ओके अब अपने पॉइंट पर आते हैं। सॉलिड के लिए हमने अनकंप्रेसिबल, असंपीड्य क्यों बोला? इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में गैप बहुत कम होता है पहले से। अरे गैप कम क्यों होता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि पार्टिकल पास पास रहते हैं। पार्टिकल पहले से पास पास है तो उन्हें प्रेशर अप्लाई करके और ज़्यादा पास पास लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब हम प्रेशर अप्लाई भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन में या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब वो कंप्रेस नहीं हो रहा, तो इसे बोलेंगे अनकंप्रेसिबल असंपीड्य। समझ में आ गया? क्लियर? सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो क्लास में कोई बेंच है बेटा, ओके, उसमें 5 या 6 बच्चे बैठ सकते हैं। सपोज करो 6 बच्चे बैठ सकते हैं। अब अपन ने क्या कहा, 6 बच्चों की सीट है, 6 पे अगर 6 ही बैठे हैं तो मैं कहूँ बेटा थोड़ा सरक सरक 1-2 बच्चों को और एडजस्ट करो, तो बच्चा क्या कहेगा, सर कहाँ सरके, कहाँ एडजस्ट हो? क्योंकि हमें पता है जिस पोजीशन पर बच्चा बैठ सकता है, हर पोजीशन पर एक बच्चा प्रेजेंट है, तो बच्चा किसी दूसरे बच्चे को बिठाएगा क्या? नहीं। पहले से उनके बीच में गैप इतना कम है, और ज़्यादा पास पास आ सकते हैं क्या? नहीं। ओके वही अगर अपन बात करें 6 बच्चों की सीट पर, मान लो टोटल पर क्या 3 बच्चे बैठे हैं, तो हमें अगर 1-2 बच्चे और एडजस्ट करना हो तो अपन क्या कहेंगे, बेटा थोड़ा सरक 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 सरक, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। यानी बीच में गैप अगर है पहले से तो थोड़ा उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके लेकिन मैंने क्या कहा, अगर 6 की सीट पर 6 ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, और बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बीच में गैप नहीं है। सॉलिड में यही तो कंडीशन होती है। अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि पार्टिकल को पास पास लेके आ ही नहीं सकते, पार्टिकल को पास पास लेके आ ही नहीं सकते। इसका मतलब उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। यानी अनकंप्रेसिबल नेचर, असंपीड्य प्रवृत्ति। ओके समझ में आया बेटा? यस और नो? ये मैंने एक एक करके बात बताई। इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और जिस सॉलिड की हमें बात करनी है पूरे चैप्टर में, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या है। हर पॉइंट में आप एक बात को बेटा ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या सभी का जो रूट रीजन है, मूल कारण है, वो क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये जरूर ध्यान रखना, सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। ये हाई होता है, ये लो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, एक एक रीजन मैंने बताया है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फटाफट बोलो। यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट बता सकते हो। लूनिया सर, बिल्कुल बेटा, विकास लूनिया, कई दिनों से दिखा नहीं। कोई भी दिक्कत हो? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत? चलो बच्चों आगे बढ़े हम। चलो बेटा आगे बात करते हैं। ये तो अपने बेसिकली बात की है क्या कि सॉलिड क्या होता है, कैसे होता है, इसमें एक एक प्रॉपर्टी हमें कैसे बतानी है। ओके सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही बनता है क्या कि सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ओके तो जिस पूरे लेक्चर पूरे चैप्टर में अगर अपन बात करें तो जिसके बारे में हम बात करें तो बेसिक आइडिया होना ही चाहिए वो कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर? चलो बेटा अब अपन बात करें बच्चों, देखो पढ़ना तो हमें सॉलिड के बारे में है, लेकिन ये बताओ बेटा दुनिया में जितने भी सॉलिड होते हैं ये बताओ सभी एक ही जैसे होते हैं क्या? नहीं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके कैसे होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है, किस टाइप के सॉलिड होते हैं बच्चों, 1 बाय 1 बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ओके क्या कहा? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यानी
सॉलिड कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ओके ठीक है बेटा। अब बच्चों पहली बात तो ये बताओ, बच्चे के दिमाग में सर ये बताओ सॉलिड मतलब पहली बात तो अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, ऐसा रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है? तो ये ध्यान रखना, इनका रीजन क्या होता है, ड्यू टू क्या, ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। मैंने एक वर्ड बोला है ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कणों की ज्यामिति व्यवस्था के कारण, यानी सबस्टांस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो किस टाइप से प्रेजेंट है बेटा। मैंने क्या कहा, पार्टिकल किस टाइप से प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप से। ओके कैसे होता है बेटा? तो पहली बात तो इसका बेसिस क्या है, यानी ड्यू टू, पहली बात तो ड्यू टू यानी ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके यानी ड्यू टू ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसका रीजन क्या है, यानी कणों की ज्यामिति व्यवस्था के कारण। यानी पहली बात तो हमें ये टाइप पढ़ना, किस बेसिस पर पढ़ना है बेटा, यानी पार्टिकल की ज्योमेट्री अरेंजमेंट क्या है, ज्यामिति व्यवस्था क्या है, यानी वो किस टाइप से प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। ओके इसके बेसिस पे हम बात करें तो सबस्टांस क्या होता है, सॉलिड दो टाइप का होता है। एक तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोला बच्चों मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। ओके ठीक है, और इसे बोलते हैं बेटा, एक वर्ड और बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं इसे, ट्रू सॉलिड। ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो वन बाय वन अपन बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड का मीनिंग क्या है। ओके और जो दूसरा टाइप होता है बच्चों वो होता है बेटा अमोर्फस। क्या कहा, अमोर्फस, या फिर इसे बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या कहा, स्यूडो सॉलिड। पहली बात तो इनको ये सब क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, वन बाय वन अपन बात करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ओके टेबल एक इंडेक्स के टाइप से बेटा मैं समझा रहा हूं कैसे करना, क्या करना। मैंने क्या बोला है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, ट्रू सॉलिड वास्तविक ठोस। ओके ठीक है। एमोर्फस अक्रिस्टलीय या स्यूडो सॉलिड, अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस। ओके ऐसा क्यों बोला गया इनको और किसका रीजन क्या है, कैसे है बच्चों, वन बाय वन बात करेंगे। ओके पहली बात तो मैंने क्या कहा, सबस्टांस को क्रिस्टलाइन या एमोर्फस बोलने का मेन बेसिस क्या है, मुख्य आधार क्या है, ड्यू टू ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल का अरेंजमेंट किस टाइप से है उसके बेसिस पे इनको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस बोला जाता है। ओके चलो बेटा वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहेंगे, डेफिनिट। मैंने क्या कहा, डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट, डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट, डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट यानी क्या, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था। क्लियर। और इधर क्या बोलेंगे बच्चों, अनडेफिनिट। मैंने क्या कहा, अनडेफिनिट यानी अनडेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट, अनडेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों वन बाय वन अपन बात करते हैं। यानी क्रिस्टलाइन में क्या होता है, डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अनडेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट होता है। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बेटा, ये मान लो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये मान लो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बात तो श्योर है, ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलो जैसे यहाँ पर बनाई है, लेकिन इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अगर ये कैसा है, अगर क्रिस्टलाइन टाइप का है तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे यानी इनके पार्टिकल्स कैसे होंगे, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। ये मान लो हर पार्टिकल क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में इस टाइप से है। क्लियर। ठीक है, लेकिन वही अगर अपन बात करें एमोर्फस टाइप यानी स्यूडो वाला, तो इसमें क्या कहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होगा वो कैसे होगा बेटा, ये मान लो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिकल क्या होंगे, इस टाइप से होंगे, यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अनडेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टलाइन, इसको बोलते हैं अनडेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट यानी अनिश्चित ज्यामिति व्यवस्था। इसमें क्या बोलेंगे, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था। क्लियर। ठीक है बेटा। अगला एक एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट। इनको क्या बोला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट। अच्छे से समझना बेटा कैसे होता है लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट और लॉन्ग रिपीटेटिव सॉलिड। मैंने क्या कहा,
लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट और लॉन्ग रिपीटेटिव सॉलिड। हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था व लंबी क्रमबद्धता वाले ठोस। क्या कहा? दीर्घपरासी व्यवस्था व लंबी क्रमबद्धता वाले ठोस। जबकि इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इनका बोला जाता है शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट। क्या कहा? शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट एंड और क्या बोला जाता है? शॉर्ट रिपीटेटिव, यानी शॉर्ट रिपीटेटिव सॉलिड। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या है? तो पहली बात तो मैंने क्या बोला है? लॉन्ग डिस्टेंस, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, ये ध्यान रखना ये पॉइंट, एनसीईआरटी। ओके ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है? लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट और लॉन्ग रिपीटेटिव सॉलिड बोला जाता है। ये क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट और शॉर्ट रिपीटेटिव सॉलिड। कहने का मतलब क्या है? इन्हें बोला जाता है दीर्घपरासी व्यवस्था, लंबी क्रमबद्धता वाले ठोस। इसका रीजन क्या है? आप देख सकते हो, मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाया है बच्चों, इसमें क्या है? इसमें आप देख सकते हो कैसे पार्टिकल्स, हमें पता है देखो एक दूसरे को लंबे टाइम तक रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। रिपीट करने का मतलब क्या है? एक जैसी पोजीशन में होना। ओके, कैसे बच्चों देख सकते हो यहां पर क्या होगा? जैसे मान लो ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, फिर बच्चा कहेगा सर लॉन्ग डिस्टेंस तक कहां पर है, लंबी दूरी तक कहां पर है? ये तो थोड़ी सी दूरी पर है, 4-5 पार्टिकल आपने बनाए हैं, ये तो खाली मैंने समझाने के लिए बनाए हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमें पता है ऐसे मिलियन बिलियन पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। क्लियर? ठीक है, तो क्या कहा? यहां पर अपन बात करें तो हर पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, एक फिक्स अरेंजमेंट में होगा बेटा, और लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक रिपीट करता जाएगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट। क्लियर? या लॉन्ग रिपीटेटिव सॉलिड, यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक एक दूसरे को रिपीट करते जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? जबकि इसमें आप देख सकते हो बेटा शॉर्ट डिस्टेंस अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट यानी कैसे होता है? पार्टिकल शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी तक क्या होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। कैसे? ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, फिर फ्री स्पेस आ गया, गैप आ गया, ठीक है, बात खत्म। ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, फिर गैप आ गया, यानी पार्टिकल का अरेंजमेंट व्यवस्था लंबी दूरी तक है क्या? नहीं। और क्या कहेंगे? शॉर्ट रिपीटेटिव सॉलिड है, यानी ज्यादा दूरी तक एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट करने का मतलब क्या है? ये पार्टिकल इसके स्ट्रेट लाइन में है, फिर फ्री स्पेस आ गया, अरे रिपीटेशन खत्म हो गया, आगे पार्टिकल प्रेजेंट है क्या? नहीं। ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, फ्री स्पेस आ गया, रिपीटेशन खत्म। ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में, फिर फ्री स्पेस आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या? थोड़ी थोड़ी दूरी तक एक दूसरे को रिपीट करते हैं, कांटेक्ट में प्रेजेंट होते हैं बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो क्या बोला जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग रिपीटेटिव, शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट रिपीटेटिव सॉलिड। क्लियर? एनसीईआरटी का वर्ड है, ध्यान रखना बच्चों। आपसे बोला जाए इस टाइप के सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ध्यान रखना ये टाइप का सॉलिड कौन सा है? यही वाला है बेटा, क्रिस्टलाइन है। ये वाला कौन सा? एमोर्फस वाला है। क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन बात करें सिमेट्री की बात करें तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं? सिमेट्री प्रेजेंट। ओके, अरे सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? जबकि यहां पर अपन बात करें बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं? सिमेट्री के लिए अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं? सिमेट्री एब्सेंट। ओके, सिमेट्री, पहली बात तो सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है? एक जैसा, सम्मिति उपस्थित, यहां सम्मिति अनुपस्थित। ओके ठीक है बेटा, सम्मिति, सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है? एक जैसा दिखाई देना। यहां पर कंप्लीट स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो तो देख सकते हो बेटा पार्टिकल एक फिक्स सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है? अरे पूरी स्ट्रक्चर में पार्टिकल एक जैसी पोजीशन में है तो सिमेट्री आप बोल सकते हो। ओके, यहां पर क्या कह सकते हैं? सिमेट्री एब्सेंट, यानी सम्मिति क्या है? अनुपस्थित है। कैसे? कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं पर फ्री स्पेस है, कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं पर फ्री स्पेस है बेटा, तो ये सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? सिमेट्री एब्सेंट। क्लियर? ठीक है। एक पॉइंट इनके लिए क्या बोला जाता है बेटा? क्लीन क्लीवेज। क्या बोला जाता है? क्लीन क्लीवेज एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्लीन क्लीवेज एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, जबकि यहां पर क्या कहेंगे? रफ सरफेस। ओके, यानी रफ सरफेस। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? तो अच्छे से समझना बेटा इस बात को। मैंने क्या कहा? क्लीन क्लीवेज, साफ विदलन व चिकनी सतह। ओके, यहां पर क्या कहेंगे? खुरदरी सतह। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा ऐसे समझना इस बात को। सपोज करो इनको अगर मैं काटूं बेटा, देखो बच्चों देखो यहां पर बीच में से अगर कटिंग करें, बीच में से मैं कटिंग कर दूं तो ये स्ट्रक्चर अपन को कैसे मिलेगी? ये स्ट्रक्चर अपन को कुछ ऐसी मिलेगी बेटा। सपोज करो अपन ने बीच में से कटिंग कर दिया ऐसे। क्लियर? अब हमें पता है देखो यहां पर क्या पार्टिकल अगर
कण कंटिन्यूसली सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो वो सरफेस हमें ऑलमोस्ट क्या होती है, ऐसे दिखाई देती है बेटा। बात समझ में आ गई। जबकि इसमें अगर अपन क्या करें, पार्टिकल को अगर क्या करें, पूरी स्ट्रक्चर को बीच में से अगर काटे तो हमें पता कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं पर पार्टिकल एब्सेंट है, कहीं पर प्रेजेंट है, कहीं पर एब्सेंट है, तो हमें कैसे दिखाई देगी बेटा, ये अगर सबस्टेंस को अपन ने ब्रेक किया है तो वो क्या होगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्यों, कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं पर पार्टिकल एब्सेंट है। तो क्या करेंगे, जब बीच में से कटिंग करते हैं पूरी स्ट्रक्चर की तो क्या होता है, कंटिन्यूसली पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, स्मूथ सरफेस होती है। इसे बोलते हैं क्लीन क्लीवेज, साफ विदलन, जो काटा है सरफेस एकदम साफ दिखाई देगी। ओके, जबकि इसमें क्या होगा, रफ सरफेस, खुरदरी सतह दिखाई देगी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों। जैसे मान लो अपन बात करें, जैसे नई बिल्डिंग होती है, नया मकान होता है, तो देखते हो बेटा उसकी जो सरफेस होती है तो हमें पता है वो एकदम स्मूथ दिखाई देती नहीं देती। अगर अपन इसको टच करके देखें, जैसे मान लो कोई नई बिल्डिंग है, उसकी वॉल को, उसकी दीवार को टच करें तो एकदम स्मूथ दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि उसकी दीवार में क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल, जो स्टोन पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो क्या एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है, यस और नो, तो हमें स्मूथ दिखाई देती है, चिकनी दिखाई देती है। क्लियर। वहीं अपन बात करें जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती है बेटा, देखा होगा जैसे गढ़ किले अपन बोलते हैं, फोर्ट होते हैं बेटा, कई देखे होंगे जिनकी केयरिंग नहीं होती, उसमें क्या होता है, उसकी जो वॉल होती है आप देखते हो इस टाइप से होती नहीं होती, होती है। क्यों, क्योंकि कई साल तक अगर उनकी केयरिंग नहीं होती है तो हमें पता है उसकी जो वॉल के पार्टिकल्स है बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी डस्ट पार्टिकल, वो साथ छोड़ के जा चुके हैं, तो कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है, कहीं पर एब्सेंट, कहीं पर प्रेजेंट, कहीं पर एब्सेंट, तो फाइनली क्या होता है, रफ सरफेस शो होती है। यस और नो, क्लियर। इसमें भी यही रीजन होता है बेटा, लेकिन इसका मेन रीजन क्या होता है, ज्योमेट्री अरेंजमेंट पार्टिकल का कैसा है, मेन बेसिस वही है, मुख्य आधार है यही है। समझ में आ गया, क्लियर। यस और नो। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोलो फटाफट, और स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट 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 बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट कोई दिक्कत हो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोई दिक्कत, आगे बढ़े बेटा। नो सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। चलो बच्चों, तो ये तो अपन बात करें किसकी, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की 1 बाय 1 आगे और डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो समझते हैं इस बात को कैसे करना है। बच्चों देखो ज्योमेट्री अरेंजमेंट कैसे होगा, डिस्टेंस अरेंजमेंट यानी लॉन्ग रिपीटेटिव, शॉर्ट रिपीटेटिव, या फिर क्या एक एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कैसे करना है, क्या करना है, इनकी सिमेट्री कैसे होगी या फिर क्लीवेज कैसा होगा। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा, देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, शार्प एंड, या फिर और भी बोल सकते हैं शार्प और डेफिनिट, क्या कहेंगे, शार्प और डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे, तीक्ष्ण या निश्चित गलनांक। क्या कहा, तीक्ष्ण या निश्चित गलनांक। ओके, जबकि इनमें क्या होते हैं बेटा, डिफ्यूज, इनमें कैसे होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज्ड और अनडेफिनिट। क्या, डिफ्यूज्ड और अनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डिफ्यूज टाइप के होते हैं, या अनडेफिनिट यानी बिखरे हुए यानी अनिश्चित प्रकार के होते हैं इनके गलनांक। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका समझने का इनके एग्जाम्पल, जो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर का काम एग्जाम्पल बेस्ड है बेटा, इसमें ये कैसे वो कैसे वो कैसे, तो ध्यान रखना सीधा टिक लगाना होता है। लेकिन वो कब करोगे, जब बच्चे को क्लियरली आइडिया हो कि किस में क्या होता है, कैसे होता है बेटा। ओके, तो बात करें बच्चों, देखो इनके मैं एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें बच्चों, तो देखो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं। जैसे अपन बोले बेटा ऑल मेटल्स, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, ऑल मेटल, सभी धातुएं। ओके, या फिर मैं बात करूं बेटा क्या, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड, सभी आयनिक यौगिक, वो भी इसी में आते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। साथ में अपन क्या कहेंगे, जैसे डायमंड, डायमंड, या फिर मैं बोलूं बेटा क्वार्ट्ज। ठीक है, बच्चा कहेगा सर क्वार्ट्ज क्या है, तो क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, यानी सिलिका का जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसे क्वार्ट्ज नाम दिया जाता है बेटा। ओके, ठीक है। या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा, जैसे सुगर,
आइस, वो सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन वाले एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर, ठीक है। इनके अगर बात करें बेटा, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं बच्चों, तो इनमें क्या क्या आते हैं बेटा, जैसे एक तो अपन बोले जैसे ग्लास, ओके, कांच, ग्लास बोले, या फिर अपन क्या बोले, रबर, ग्लास, रबर, या अपन बोले प्लास्टिक, या अपन बोले बेटा वैक्स, या अपन बोले बेटा पिच, हिंदी में बोलते हैं इसे डामर, एग्जाम में आ चुका बेटा ये है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स, वैक्स यानी मोम, वो वाली, अरे डैडी वाली मोम नहीं बेटा, मोम, मोमबत्ती वाला बेटा, कैंडल वाला, ओके। तो क्या कहा, वैक्स, पिच, या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इनमें प्रोटीन या फिर फाइबर, ये भी इनमें आते हैं, प्रोटीन, रेसे, वो सब इसमें आते हैं बेटा, ओके। एक आप वुड भी ले सकते हो बेटा, वुड, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, अच्छे से बोलना, ध्यान रखना बच्चों। तो मैंने क्या कहा, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ध्यान रखना बच्चों, सभी मेटल्स की अपन बात करें बेटा, तो देखो जैसे मेटल्स के लिए मैंने क्या कहा, नॉर्मली इनऑर्गेनिक में आप देखते हो, एनसीईआरटी बुक में या इनऑर्गेनिक नोट्स में कई जगह आपको मिल जाता है, इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस, इसका 300, इसका 500। ये प्रैक्टिकली डाटा फिक्स क्यों बताया जाता है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बेटा, यस और नो, बात समझ में आई क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो क्या होगा, ये किसमें आते हैं, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, साफ, साफ का मतलब होता है जहां पर एक फिक्स पॉइंट पर चेंज शो होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं साफ पॉइंट, यानी जहां पर आप चेंज शो कर सकते हो। क्लियर, तो वो होता है डेफिनेट वाली कंडीशन, ओके। और जब मेटल की बात करिए, और चलो जैसे बच्चा कहे सर मुझे एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, मेरे इनऑर्गेनिक नोट्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, इस मेटल का फिक्स इतना होता है, उस मेटल का फिक्स इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये तो अपन नॉर्मल लाइफ में सभी देखते हैं। अपन बोलते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, अरे होता है बच्चों। इसका रीज़न क्या है, जैसे आपने देखा होगा, मान लो जो फ्रीज़र होता है बेटा, फ्रीज में से आपने आइस का कोई क्यूब निकाला, आइस निकाली है, तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में रखते ही वो क्या हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं बच्चों, थोड़े टाइम बाद होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे समझना बेटा, नॉर्मली क्या होगा, जब वो फ्रीज के अंदर रखा है आइस का पार्ट, तो सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर 0 से कम है, तभी तो वो आइस की फॉर्म में है, ओके। 0 से ज़्यादा होता तो वाटर की फॉर्म में रहता है बेटा, लेकिन क्या वो 0 से कम है, मान लो -20 है, तो आइस की फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड फॉर्म में है। लेकिन जैसे हमने इसे एटमॉस्फेयर में रखा है, तो एटमॉस्फेयर से वो हीट गेन करेगा, नहीं करेगा, करेगा। एटमॉस्फेयर से हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो क्या होगा, -20 से मान लो -10, -5, -4, -3, -2 ऐसे करते करते क्या -1 तक तो क्या वो आइस की फॉर्म में ही है, सॉलिड है। लेकिन जैसे 0 पर पहुंचा क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, यानी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तभी तो बोलते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी एक फिक्स पॉइंट पर 0 से पहले मेल्ट नहीं होगा, और क्या 0 पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना प्रारंभ हो जाता है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और जल्दी मेल्ट होता जाएगा। लेकिन पहली बार मेल्ट होना कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आ गया, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, निश्चित, साफ, मतलब तीक्ष्ण, फिक्स, एक फिक्स पॉइंट पर चेंज से हो सकता है। क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा, अनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, ओके। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अनडेफिनिट, यानी कोई फिक्स नहीं है। डिफ्यूज क्यों बोला, बिखरे हुए। बिखरे हुए का मतलब क्या है, एक ही सबस्टांस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, जैसे मैंने इसमें कई एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। चलो ग्लास वाला ये सब नहीं समझो तो आप देख सकते हो, प्लास्टिक की अपन ने बात की। अब बच्चों आज तक कभी आपने सुना क्या कि प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट ये है, नहीं, न सुना है न सुनोगे। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। बच्चा कहेगा सर प्लास्टिक मेल्ट नहीं हो सकता क्या, मेल्ट तो हो सकता है, लेकिन किस पॉइंट पर हो सकता है ये कोई फिक्स नहीं है। हमने देखा होगा जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन है बेटा, ओके, उसे जैसे हीट देते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होती नहीं होती। हमें पता है लिक्विड यानी वाटर की तरह, लिक्विड की तरह कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो मेल्ट तो होती है, लेकिन किस पॉइंट पर मेल्ट होगी ये कोई फिक्स नहीं है। आ गया समझ में। हाँ, प्लास्टिक की क्वालिटी अलग अलग होती है, जैसे नॉर्मल अपने क्या, जैसे नॉर्मल पॉलीथीन वाला प्लास्टिक होता है या
फिर जैसे बकेट वगैरह कई बॉक्स वगैरह बनाते हैं उनका प्लास्टिक अलग अलग होता है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग सभी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए तो बोलते हैं डिफ्यूज है। सबस्टांस वही है, प्लास्टिक वही है, लेकिन फिर भी सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। अनडेफिनिट, कोई फिक्स नहीं होता कि इस पॉइंट पर ही ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी क्या मेल्ट तो हो जाएंगे लेकिन किस पॉइंट पर होंगे इसका कोई फिक्स आइडिया नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये मैंने क्या बोला बेटा, ये सारे एग्जांपल्स बोले, ओके। फिर बच्चे के दिमाग में आए सर आपने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, वुड हो गया, प्रोटीन, रेसे, लकड़ी, ये सब कैसे बेटा ध्यान रखना, ये मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे नहीं है, पार्टिकल की ज्योमेट्री के बेसिस पे है, ओके। कैसे आपने देखा होगा, वुड की प्रैक्टिकली एग्जांपल देख सकते हो। जब वुड की आप कटिंग करते हो तो जैसे मान लो ये कोई वुड का पार्ट है बेटा, ये मान लो वुड का कोई पार्ट है, ओके। जब आप इसकी कटिंग करते हो, मान लो यहाँ से आपने इसकी कटिंग की है, तो आपको ऐसी सरफेस दिखाई देगी क्या, अरे ऐसी सरफेस मिलती है क्या, नहीं। ये सरफेस कैसी मिलती है आपको, ये ऑलमोस्ट ऐसी मिलती है बेटा, यस और नो। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, अनडेफिनिट होता है। अनडेफिनिट होता है तो वही तो क्या होता है, अमोर्फस वाला होता है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में फटाफट। चलिए बच्चों, अरे बात समझ में आ गई। चलो तो ये अपने बात की इनके एग्जांपल्स, ये एग्जांपल ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग अ पार्ट एग्जांपल बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जरूर ध्यान रखना है। चलो बच्चों, एक बच्चों इनके लिए क्वेश्चन बनता है दोनों के लिए कि कूलिंग कर्व क्या होते हैं। क्या कहा, कूलिंग कर्व यानी शीतलन वक्र, ओके। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है क्या, नॉर्मली मैं कहूँ बेटा तो इनके कूलिंग कर्व होते हैं डिसकंटिन्यूअस। मैंने क्या कहा, डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, ओके, डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो बिल्कुल बेटा समझते हैं। और इनके जो कूलिंग कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, ओके, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा असतत शीतलन वक्र। इसे बोलते हैं क्या, सतत शीतलन वक्र। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस यानी एक जैसे नहीं होते, जबकि ये क्या होते, कंटिन्यूअस है, एक जैसे कूलिंग कर्व होते हैं। बच्चा कहेगा सर इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो श्योर है, कूलिंग, कूलिंग तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है कूलिंग, एक होता है हीटिंग। हीटिंग का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाना, सीधी सी बात है, हीट देना यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। कूलिंग, कूलिंग ठंडा करना यानी टेम्परेचर कम करना, क्लियर। ठीक है, इसका मतलब क्या, कर्व यानी ग्राफ बनाना है, यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या, तो हमें क्या टेम्परेचर कम करना है, सबस्टांस का टेम्परेचर कम करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, कूलिंग। अरे सीधी सी बात है, अपन एसी ऑन करते हैं तो हमें पता हम क्या कहते हैं, कूलिंग अच्छी हो रही है, यानी टेम्परेचर उसने कम कर दिया है, क्लियर। इसका मतलब मुझे टेम्परेचर कम करके देखना है सबस्टांस का, फिर देखना है उसका ग्राफ कैसा आता है, ओके। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ बच्चों तो देखो कैसे होता है, क्या होता है बेटा समझना। नॉर्मली इसका अगर कूलिंग कर्व बनाते हैं, ये क्या, इस एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है, इस एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, क्लियर। ठीक है, एक मैं इसका कूलिंग कर्व बना रहा हूं तो इस पे भी मैंने क्या किया, इस एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूं और इस एक्सिस पे अपन टाइम ले रहे हैं बेटा, क्लियर। ठीक है, देखो इसका जब कूलिंग कर्व बनाते हैं वो क्या होते हैं, इस टाइप से होता है बेटा, जिग जैग होता है, क्लियर। ठीक है, इसका कूलिंग कर्व इस टाइप से आता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अच्छे से समझते जाना बच्चों, कैसे। बच्चों देखो ये जो कूलिंग कर्व मैंने बनाया है वो क्या, इस टाइप से मैं इसे क्या अल्फाबेटिकली डिनोट कर रहा हूँ बच्चों, कैसे। ये मैंने ए बोला है, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को सी बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं डी बोल रहा हूँ, क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो एक बात तो श्योर है, अगर कूलिंग होगी, टेम्परेचर कम होगा तो हमें पता है लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। अरे वाटर है, वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो टेम्परेचर कम ही तो होता है, तो वाटर लिक्विड से किस में, आइस में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता नहीं होता, होता है। इसका मतलब मुझे कूलिंग करनी है तो क्या होगा, लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है बेटा, जो ए है, पॉइंट ए पर कोई सबस्टांस क्या लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर क्या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ओके। लेकिन क्या होगा, एक्चुअल में ये चेंजेस कैसे होता है बच्चों, समझना इस बात का। ए से बी तक तो क्या होगा, लिक्विड में ही रहेगा, सुनना अच्छे से, मैंने क्या कहा, ए से बी तक क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। बी से सी तक वो क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, क्या कहा, बी से सी तक क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और सी पर
कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, नो डाउट होगा। ओके, लेकिन क्या ये जो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है वो साफ साफ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे कि सर ए से बी तक वो लिक्विड फॉर्म में था, बी पर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब क्या कहेंगे, सी के बाद वो कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या वाटर का उल्टा बोल दूं मैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैसे बेटा समझना, ये मैंने क्या लिया है, आइस ली है, ये मान लो मैंने लिया है वाटर। ओके, ठीक है, अगर आइस की फॉर्म में है तो मान लो इसका टेम्परेचर मैं क्या मान रहा हूँ -20 डिग्री सेल्सियस है, और ये मान रहा हूँ +20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो चाहे मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करूँ या वाटर को आइस में कन्वर्ट करूँ, ये कन्वर्जन किस पॉइंट पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यस और नो, अरे इसीलिए तो बोलते हैं आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, मेल्ट हो रही है आइस, तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पता है ये बोल देते हैं फ्रीज हो रही है आइस, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी हिमांक बिंदु। क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है अगर आइस की फॉर्म में था तो हमें पता है मान लो टेम्परेचर -20 है, तो -20 से 0 पर आएगा तो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। या उल्टा बोलूं, अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर वाटर रखा है बच्चों, जैसे मान लो ये अपने वाटर रख दिया, तो मान लो इसका टेम्परेचर मान लो +20 है। ओके, तो जैसे ही मैं इसे फ्रीज में रख दूं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फ्रीज में रखते ही आइस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं बच्चों, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा या नहीं होगा, अरे कम होगा, कूलिंग होगी बेटा। हमें पता है इसका टेम्परेचर +20 से मान लो +10 +5 +4 +3 +2 +1 करते करते जैसे ही 0 पर पहुंचा, क्या कहा, जैसे ही 0 पर पहुंचा तो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या, ये वाली कंडीशन है बच्चों। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या टेम्परेचर +20 वाली कंडीशन है पॉइंट ए पर। कौन सी कंडीशन है, +20 वाली। यहाँ पर तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे कूलिंग हो रही है वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और ये मान लो कौन सी है, ये 0 वाली कंडीशन है, यानी बी से सी तक वाली कंडीशन कौन सी है, 0 वाली है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 0 के बाद, मैंने क्या कहा, 0 के बाद यानी माइनस में, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या, वाटर का आइस में, अरे सीधी सी बात है, अपन बोलेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है, नहीं होता, फिक्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों फिक्स, इसी पॉइंट पर क्या होता है, यानी लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। क्लियर, तो ये फेज कन्वर्जन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, इसका मतलब क्या, अपन चाहे मेल्टिंग पॉइंट बोले चाहे फ्रीजिंग पॉइंट बोले, एक फिक्स पॉइंट पर है या नहीं है, फिक्स पॉइंट पर है, और फिक्स पॉइंट पर है इसलिए तो हमने कहा था क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, साफ होता है, डेफिनिट होता है। साफ होता है मतलब क्या, आप डायरेक्टली आप फिक्स एक पॉइंट पर चेंज देख सकते हो, और जहां पर चेंज शो होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है ग्राफ की स्लोप की। ओके, तो क्या कहा, पहले मान लो ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जिग-जैग है या नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यू, असतत, एक जैसा नहीं होता, यानी अलग अलग पॉइंट्स पर क्या अलग अलग डायरेक्शन में ग्राफ की पोजीशन होती है, डायरेक्शंस होती है। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। तो ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। ओके, चलो बेटा यहाँ बात करते हैं, ये हमने क्या बोला, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व यानी सतत शीतलन वक्र। इसका मतलब क्या है, यानी मुझे पॉइंट ए से कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी पर जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। ये मैंने एरो की डायरेक्शन भी बनाई है, देखो बेटा यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, क्योंकि मैं कूलिंग कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ। क्लियर, यहाँ मैंने डायरेक्शन क्या बनाई है, ए से बी तक, यानी क्या कूलिंग कर रहा हूँ, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, तो ए से बी तक जाऊँगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चा कहेगा सर बाकी पॉइंट्स आपने क्यों नहीं बनाए, यहाँ तो ए बी सी डी कई पॉइंट आपने बनाए, यहाँ पर मैंने ओनली ए और बी क्यों लिखा है, क्योंकि बीच में कोई चेंज शो होने वाला पॉइंट नहीं है, किसी भी पॉइंट पर चेंज हो सकता है। ओके, ठीक है बेटा। तो देखो पहले लिक्विड में था, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिक्विड में है, कूलिंग करेंगे तो नो डाउट ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किस पॉइंट पर होगा, ये कोई फिक्स है क्या, नहीं बच्चों, ये कोई फिक्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि अगर कूलिंग करेंगे
तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन किस पॉइंट पर होगा ये कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसीलिए तो बोला जाता है बच्चों क्या कि नॉर्मली क्या कहते हैं इनके लिए, जैसे प्लास्टिक वाला मैंने केस बताया, तो प्लास्टिक मान लो इसका टेम्परेचर कुछ भी हो बेटा, नॉर्मल मान लो पॉलीथीन है, जैसे ही अपन इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, अरे वो लिक्विड में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन किस पॉइंट पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा इसका कोई फिक्स आइडिया है क्या? नहीं बच्चों, कोई फिक्स आइडिया नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर पहले वो प्लास्टिक या रबर की फॉर्म में है या कुछ भी हो बेटा, अगर वो पहले हार्ड फॉर्म में है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा कन्वर्ट होना, इसका कोई फिक्स आइडिया नहीं है। इसका मतलब क्या, फिजिकल स्टेट में फेज में कन्वर्जन तो कर लेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर करेंगे इसका कोई फिक्स आइडिया नहीं है, यानी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ही नहीं है, तो फिजिकल स्टेट में या फेज में कन्वर्जन किस पॉइंट पर होगा इसका कोई फिक्स आइडिया है क्या? नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और जब हमें कोई कहाँ पर चेंज शो होना स्टार्ट होगा इसका कोई फिक्स आइडिया है ही नहीं है, तो ग्राफ में कोई चेंज अपन बना सकते हैं क्या स्लोप में? नो बेटा, क्योंकि इनमें किस पॉइंट पर चेंज होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। इस वजह से सिमिलर सा बना देते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाते हैं कि इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच के किसी भी पॉइंट पर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने प्लास्टिक वाला केस बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता। क्यों? ये किसी भी पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन किस पॉइंट पर होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, लेकिन किस पॉइंट पर होगा इसका आइडिया नहीं है। इस वजह से बोला जाता है कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। एक इनको बोला जाता है बेटा, इनकी डायरेक्शन के बेसिस पे नेचर बोली जाती है, इसको बोला जाता है बेटा एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, एनआइसोट्रोपिक नेचर, विषम देशिक प्रकृति। ओके, इनको बोला जाता है बेटा क्या? आइसोट्रोपिक नेचर। मैंने क्या कहा? आइसोट्रोपिक नेचर यानी समदेशिक प्रकृति। ओके, इनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइन वालों को एन आइसोट्रोपिक नेचर, इनको क्या बोला जाता है बेटा? आइसोट्रोपिक नेचर। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो समझना बेटा अच्छे से। एन आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर, विषम देशिक समदेशिक। इसका मतलब क्या है? ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बच्चा कहेगा सर ये कौन सी आ गई? फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म, जैसे इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी यांत्रिक सामर्थ्य, चालकता या फिर अपवर्तनांक, कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। देखो एन आइसो, आइसो मतलब सेम, एन आइसो मतलब डिफरेंट, ट्रॉपिक ट्रॉपिकल यानी डायरेक्शंस के बेसिस पे आता है बेटा। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? यहाँ बोलते हैं आइसो सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन में। हिंदी में तो क्लियर देख भी सकते हो। विषम देशिक, विषम मतलब अलग अलग, देशिक मतलब दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुणधर्म आता है। इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनका जो मान आता है, वैल्यू आती है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होती है। क्लियर? इसमें क्या कहेंगे, यानी सभी डायरेक्शंस में क्या सेम प्रॉपर्टी शो होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? मेन रीजन वही है, क्रिस्टलाइन पार्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ज्योमेट्री अरेंजमेंट कैसा है। कैसे बच्चों? देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हमें पता है जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में है। मान लो इस टाइप से पार्टिकल क्या एक डेफिनेट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में है। ओके, हमें पता है क्रिस्टलाइन में ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, याद है ना? जबकि अमोर्फस में हमने कैसी बनाई थी? अमोर्फस में मान लो हमने कहा था ये कंडीशन होती है बेटा, इस टाइप की कंडीशन है बेटा। ओके, तो समझना बेटा अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, क्रिस्टलाइन में पार्टिकल बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं से भी अगर मैं इसकी कटिंग करूँ बेटा, देखो कहीं से भी मैं कटिंग कर सकता हूँ स्ट्रक्चर में, कहीं से भी अपन कटिंग करें तो मोस्ट ऑफ द क्या होता है, कहीं से भी अगर बीच में से प्लेन अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या होता है, पार्टिकल अनइक्वल फॉर्म में डिवाइड होते हैं। मैंने क्या कहा? पार्टिकल अनइक्वल फॉर्म में डिवाइड होते हैं। और सीधी सी बात है, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टिकल की फिजिकल एक्जिस्टेंस बहुत मायने रखती है। कैसे? जैसे भी अपने इसकी कटिंग की है तो देखो जो पार्टिकल डिवाइड होगा तो वो क्या होगा बच्चों, अनइक्वल फॉर्म में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। कैसे? 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। कैसे? जैसे इस पार्टिकल, ये मान लो ये प्लेन अपन ने बनाया बीच में से, तो देखो ये पार्टिकल ऑलमोस्ट 90% इधर है, 10% इधर है। इसका मतलब ये बताओ, जिस तरफ पार्टिकल ज़्यादा होगा उस तरफ फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, नो डाउट, क्योंकि पार्टिकल की
की वजह से ही सारी प्रॉपर्टी शो हो रही है। इस तरफ पार्टिकल की क्या वैल्यू, मतलब क्या पार्टिकल के जैसे मान लो साइज की बात करें बेटा, एरिया या साइज ज़्यादा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा, इस साइड कम करेगा। ओके, या फिर मैं कहूँ इस साइड की बात करूँ बच्चों, देखो ये पार्टिकल ऑलमोस्ट क्या मान लो 95% इस साइड में है और ऑलमोस्ट 5% मान लो इस साइड में प्रेजेंट है, तो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, जब पार्टिकल की पोजीशन ही अनइक्वल है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अनइक्वल होगी, डिफरेंट होगी। मैंने क्या कहा बच्चों, मोस्ट ऑफ द आप क्लीवेज अगर बनाओगे, कटिंग करोगे तो क्या होगा, वो इस टाइप से डिवाइड होगा कि पार्टिकल क्या होंगे, अनइक्वल फॉर्म में होंगे, यानी एक तरफ पार्टिकल की पोजीशन ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी। जब पार्टिकल की खुद की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग है तो उसके थ्रू शो होने वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सभी क्या होगी, अनइक्वल फॉर्म में होगी। अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग, इधर कम इधर ज़्यादा, इसी को तो बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, विषमदेशिक प्रकृति। क्लियर, ठीक है। जबकि इसमें क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक नेचर क्यों बोला जाता है, समदेशिक प्रकृति, यानी सभी डायरेक्शन में सेम होना। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि एनआइसो की अपन ने बात की है बच्चों, देखो इसमें ऐसे होता है तो इसमें कैसे होगा, हमें पता है। ये मैंने लिखा है अमोर्फस के साथ, अमोर्फस के साथ लिखा, तो एक्चुअल में अमोर्फस में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, यस और नो, अरे गैप होता है तो क्या होगा, इसकी जब कटिंग करते हैं, जब यानी क्लीवेज बनाते हैं तो मैक्सिमम क्लीवेज क्या होता है, मैंने मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम क्लीवेज क्या, जो पार्टिकल के बीच का फ्री स्पेस होता है वहाँ से पास होता है। मैंने क्या कहा, अगर कई सारे प्लेन अपन बनाए तो मैक्सिमम प्लेन्स क्या होते हैं, पार्टिकल के बीच के जो फ्री स्पेस होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री स्पेस ज़्यादा होता है बेटा इनकी स्ट्रक्चर में, ओके, बीच के फ्री स्पेस में से पास होता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्लेन्स है पार्टिकल के बीच के फ्री स्पेस में से पास हो रहे हैं तो पार्टिकल की कटिंग होगी क्या, अरे जो कण है वो डिवाइड होगा क्या, नहीं, यानी वो कंप्लीट पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, साप्ता कण उपस्थित होगा। ओके, मैंने क्या कहा, कंप्लीट पार्टिकल प्रेजेंट है, और हमें पता है पार्टिकल अगर कंप्लीट फॉर्म में है तो ये बताओ किसी एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं क्या, जैसे अपन सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ठोस गोले की बात करें तो अपन बता सकते हैं क्या, कोई अपन ने सॉलिड स्फीयर रखा है, ठोस गोला रखा है, अपन बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में है, वाई में है या जेड में है, नहीं, अपन क्या कहते हैं, हर डायरेक्शन में इक्वल है, एक्स में, वाई में और जेड में। जैसे अपन एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, ध्यान है ना, स्फेरिकल फॉर्म में होता है तो नॉन डायरेक्शनल होता है, याद है ना, गोली आकृति होती है तो क्या होता है, दिशात्मक होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, स्फेयर की फॉर्म में होता है, तो एक्स एक्सिस में ज़्यादा है, वाई में ज़्यादा है या जेड में ज़्यादा है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई। वैसा ही इसमें होता है क्या, पार्टिकल के बीच में गैप इतने ज़्यादा होते हैं क्या, मैक्सिमम प्लेन्स क्या होते हैं, बीच के फ्री स्पेस पे से पास होते हैं, पार्टिकल की कटिंग नहीं होती। ऑलमोस्ट मैंने बोला है ना कि 100%, ऑलमोस्ट पार्टिकल कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब पार्टिकल कंप्लीट फॉर्म में होता है तो किसी एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी आप नहीं बता सकते, हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी होगी, और कंप्लीट पार्टिकल है तो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रॉपर्टी शो करेगा। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। तो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, सभी डायरेक्शन में सेम होना, आइसोट्रोपिक नेचर, समदेशिक प्रकृति होना। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। ये बच्चों जो सॉलिड की मैंने बात की है क्या, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, एक एक प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की है, कैसे की है, क्या करना है, क्लियर। अब बात आ गई सर इसको ये क्यों बोला जाता है, मैंने क्या कहा, ये क्यों बोला जाता है, मैंने कहा ये जरूर बताऊंगा। तो नॉर्मली आप बात करें बेटा, हमने एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है तो इतना तो आइडिया लग गया होगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल में डेफिनेट ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन वाले में, और पार्टिकल पास पास होते हैं, क्लियर। जबकि एमोर्फस में क्या होता है बच्चों, अनडेफिनिट ज्योमेट्री होती है, पार्टिकल के बीच में गैप होता है, क्लियर। और जो सॉलिड होता है, एक्चुअल में सॉलिड का नेचर क्या होता है, हार्ड होना। हार्ड क्यों होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं यानी गैप कम होगा, और गैप कम होना ये किस में होता है, क्रिस्टलाइन में। यानी एक्चुअल जैसा सॉलिड होता है वैसी प्रॉपर्टी तो किसकी होती है, क्रिस्टलाइन की होती है। इसी वजह से इसे ट्रू सॉलिड बोला जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। जबकि यहाँ मैं बात करूँ बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, पार्टिकल के बीच में गैप प्रेजेंट होना, ऐसे होना वैसे होना, जबकि नॉर्मल सॉलिड में ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये हार्ड फॉर्म में तो होते हैं, सॉलिड तो है, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड की जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उससे डिफरेंट होती है, तो इसे ट्रू ना बोल के क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस बोला जाता है। असत्य यानी ट्रू, वास्तविक ठोस, आभासी ठोस। इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया। तो आपसे बोले ट्रू सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ये फॉल्स सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट।
कर लिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो? तो ये अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड की, कैसे होता है, क्या होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। तो जैसे मैंने कहा बेटा सीधा टिक लगाने वाला पोर्शन है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपन रट के लगाए, नो। कितना रटोगे, ओके। अपना पर्पज यही है क्या, फील द केमिस्ट्री, लर्न द केमिस्ट्री, ओके। केमिस्ट्री को महसूस करो और सीखो बेटा कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है। अपनी टैगलाइन भी यही है, ओके। चलो बेटा ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन अमोर्फस तो अपने बना दिया, बता दिया कैसे होगा क्या होगा, लेकिन 1-2 चीजें और ध्यान रखना अपनी स्टाइल में कैसे करना है, क्या करना है, ओके। देखो कैसे करना है बच्चों, देखो सबसे पहले क्या, एक ट्रिक जरूर दिमाग में सेट रखना बेटा। क्या, नॉर्मली क्या सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है, बच्चा अभी तो एग्जाम्पल रट लेगा, ये इसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। क्या सर ने कहा था, मेटल्स या फिर आयनिक कंपाउंड या फिर क्या डायमंड, क्वार्ट्ज या फिर शुगर, आइस वगैरह सर ने क्रिस्टलाइन में बताया था। और फिर क्या बाकी सर ने जो बताए हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वैक्स, पिच वगैरह, वो सब क्या अमोर्फस में बताए हैं। लेकिन आज तो याद है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना बेटा। क्या, अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं, एक तो अपने क्या कहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। एक अपने क्या कहा है बेटा अमोर्फस सॉलिड बोला है बच्चों। 2 टाइप के सॉलिड अपने बोले हैं। ट्रिक दिमाग में क्या रखना है, हार्ड सॉलिड। क्या कहा, हार्ड टाइप सॉलिड। अगर हार्ड टाइप के होंगे वो कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन वाले होंगे, क्लियर। और क्या थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं वो कौन से होंगे, अमोर्फस वाले होंगे बेटा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, जो हार्ड वाले होंगे वो कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन वाले होंगे। आप देख सकते हो जैसे डायमंड, क्वार्ट्ज या फिर शुगर हो गया या फिर क्या यानी मेटल्स होगी, वो सभी क्या हार्ड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन वाले, क्लियर। रबर, प्लास्टिक, वैक्स ये सब देख सकते हो, डामर यानी पिच वगैरह ये सब क्या होते हैं, वैक्स, मोम वगैरह ये सब क्या थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं, वो किस में आएंगे, अमोर्फस में आएंगे। अगर कंफ्यूजन से बचना थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं अमोर्फस की, क्या कहा अमोर्फस सॉलिड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो कैसे करना है। अमोर्फस सॉलिड के लिए अपन ने क्या कहा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कैसा होता है, डेफिनिट होता है या अनडेफिनिट है। क्या होता है बच्चों, अनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसे होता है, अनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यस और नो। अगर अनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है तो मैंने क्या कहा था, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता तो ये क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट पर अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। यानी कोई फिक्स आइडिया नहीं है, इसी पॉइंट पर अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज करें, ओके। अगर ये किसी भी पॉइंट पर अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं तो क्या होगा, यानी अचानक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं करेंगे। इनके लिए एक फिक्स एक फेमस वर्ड यूज किया जाता है बेटा, इसे बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या बोला बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड। हिंदी में बोला जाता है बेटा अति शीतित द्रव। मैंने क्या कहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कहा, सुपर कोल्ड लिक्विड एक वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या बेटा, देखो अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड की अपन बात करें, सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या, इनकी स्ट्रक्चर होती तो लिक्विड की जैसी है। जैसे लिक्विड की मैं बात करूं बेटा, जैसे वाटर की बात करूं, लिक्विड फॉर्म में होता है। सुपर कूल्ड है, कूलिंग का मतलब क्या, टेम्परेचर कम करना। जब टेम्परेचर बहुत कम करे तो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता नहीं देता, अरे वाटर आइस में कन्वर्ट होता है नहीं होता, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यस और नो। मैंने क्या कहा, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन इनकी है। एक्चुअल में क्या, पार्टिकल के बीच में गैप वगैरह प्रेजेंट होना, यानी एक्चुअल में तो क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर तो होती है लिक्विड के जैसी। क्या कहा, स्ट्रक्चर क्या होती है, लिक्विड के जैसी, लेकिन टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये हार्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या, होते तो लिक्विड की तरह है लेकिन टेम्परेचर कम होने पर क्या होते हैं बेटा, ये हार्ड फॉर्म में शो होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। समझ में आ गया, इसका सुपर कूल्ड लिक्विड है। ऐसे यानी लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर बहुत कम होने पर यानी हार्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं, इनको बोला जाता है अमोर्फस सॉलिड। समझ में आ गया, क्लियर। तो ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट पर अपनी फिजिकल स्टेट में चेंजेस कर नहीं सकते, किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं। यानी एक्चुअल में होते तो हर पॉइंट पर लिक्विड की तरह, किस पॉइंट पर फिक्स फॉर्म में ये सॉलिड है, किस पर ये लिक्विड है, ये कोई कंफर्म आइडिया नहीं है। जैसे आइस का हमने कहा, आइस 0 से पहले माइनस में तो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, 0 से ऊपर प्लस में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट बता सकते हैं कि इससे इधर सॉलिड में है, इससे इधर लिक्विड में है, ओके। लेकिन इसके लिए कोई फिक्स आइडिया है क्या, इनके लिए कोई फिक्स आइडिया नहीं होता किस पॉइंट पर ये लिक्विड में, किस पर ये सॉलिड में है। तो क्या कहते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है लिक्विड
लिक्विड की तरह, पार्टिकल के बीच में गैप होता है और टेम्परेचर बहुत कम है होता है, इसलिए क्या होते हैं, हार्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस वजह से बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर बहुत कम होने पर सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं, अमोर्फस सॉलिड। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, यानी सिमिलर एज, क्या कहा, सिमिलर एज लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस, क्या कहा, सिमिलर एज लिक्विड एंड गैस। आपसे बोले कौन से सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो लिक्विड और गैस के जैसी होती है, तो वो कौन सा होगा, अमोर्फस वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता क्रिस्टलाइन में तो क्या होता है, पार्टिकल के बीच में गैप इतना कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इनकी स्ट्रक्चर हमने देखी है बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, और पार्टिकल के बीच में गैप प्रेजेंट होना किसका करेक्टर होता है, लिक्विड और गैस का। हमने देखा भी सॉलिड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन में तो गैप बहुत कम होता है, जबकि एमोर्फस में गैप होता है जो लिक्विड और गैस की जैसी प्रॉपर्टी है। तो बोले किस सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लिक्विड गैस की तरह होती है, वो कौन सा होगा, एमोर्फस वाला। बेटा समझ में आ गया, यस और नो? ये मैंने बात की बेटा सॉलिड के टाइप की, कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर? चलो बेटा, ये आज के लेक्चर में अपने बात की सॉलिड स्टेट की बेसिक थीम क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे करना है। ओके ठीक है, फिर सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर सॉलिड को अपन डिवाइड करें, इसका बेसिस क्या है, और डिवाइड करके कौन कौन से टाइप के सॉलिड है, एक एक उनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस की 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, बहुत ही इजी वे में अच्छे तरीके से। ओके चलो, यहाँ तक रिवाइज करना, कोई डाउट हो पूछना। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना है उसमें अपन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड अपन ने लिखा है उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे, कैसे करना, उसको भी मैं एक टेबल टाइप से बना के बच्चों इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, इजी वे में कैसे करना, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है तो वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वरना थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक बात ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो फटाफट, फिर लेक्चर खत्म करते हैं फटाफट। चलो, एक बच्चे का मैसेज आया, क्या एनाइसोट्रोपिक नेचर तो कट करने पर इरेगुलर सरफेस होगी तो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी क्या? बेटा देखो, मैंने क्या कहा, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, अरे क्लीवेज का मतलब होता है आप खाली सरफेस एरिया देख रहे हो, क्लियर? लेकिन अपन क्या, जो अपन प्रॉपर्टी शो करें आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। मैंने क्या कहा, क्लीवेज तो देखते हैं आउटर सरफेस कैसी आ रही है, लेकिन आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है पार्टिकल की। बात समझ में आई क्या? तो आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, और क्लीवेज डिसाइड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस के बेसिस पे। समझ में आ गया, क्लियर? तो ये ज़रूर ध्यान रखना, नॉर्मली बच्चा ऐसे ही कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने एक एक बात पॉइंट बोर्ड पे ज़रूर लिखा है, ये ऐसे वो ऐसे, ताकि ईजी वे में आप समझ सको बेटा। ओके चलो, और कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, और कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो बेटा, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आस्था, दृष्टि, हर्षिता, करीना, कुमकुम, मनीषा, प्रेम, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत? चलो बेटा, 9 सर 9 सर 9 सर 9 सर 9 सर 9 सर। कुछ अंधे बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक, और कोई डाउट है क्या? कोई भी दिक्कत? दूरदृष्टि, कुमकुम, बाकी बच्चे, बाकी कोई दिक्कत? हर्षिता, मनीषा, प्रेम, चलो प्रेम का आ गया, दृष्टि ठीक है, आस्था, चलो बेटा ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा, ये अपने बात की कैसे होता है क्या होता है। ओके, अपन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा उसके टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्या करना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ओके बाय, गुड नाइट।